नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और ये टॉपिक ऐसा है जो उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर आज हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। वीडियो पटवारी लेखपाल जो कि 17 मई 2026 को होने वाला एग्जाम है, इसके लिए जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है जो कि जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आ चुकी है, तो आप अपने हिसाब से जिस भाषा में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in। गूगल पे आप सर्च कीजिए jardhariclasses.in और वहां पर आप विजिट करेंगे तो आपको ये दोनों ही ई बुक देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 का पूरा डेटा मिल जाएगा उत्तराखंड का, जिसमें उत्तराखंड बजट 2026-27, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स करंट अफेयर उत्तराखंड के, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, प्रमुख ऐप, नियुक्तियां, वन लाइनर दे रखे हैं, वर्तमान में कौन क्या है, उत्तराखंड करंट अफेयर के एमसीक्यू भी दिए गए हैं, बजट के एमसीक्यू भी हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यू भी हैं। तो कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर है ये जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक। तो पूरा डेटा दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, तो इसको आप ले सकते हैं। लिंक मैंने इसका कमेंट में भी आपको दे रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, या आप डायरेक्ट गूगल से भी जा सकते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये दो चीजें आती हैं हमारे पास, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, जहां से प्रश्न बनते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? ये जो बीता हुआ वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, तो उसका ये रिपोर्ट कार्ड होता है आर्थिक सर्वेक्षण। ये क्या बताता है कि पिछले वर्ष हम कहाँ थे और हमने कैसा प्रदर्शन किया। क्योंकि बजट के बारे में अगर बात करें तो बजट क्या बताता है? बजट होता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। आगामी वित्तीय वर्ष सरकार का जो आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होती है, उसका ये एक एस्टिमेट प्लान होता है कि हम अगले वर्ष कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए जो रिसोर्सेज आएंगे उसकी व्यवस्था सरकार कैसे करेगी, वो बजट में बताती है। इतना आप समझ गए कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 और जो इस बार बजट आया वो क्या आया था 2026-27, अर्थात वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए था और ये पिछला वित्तीय वर्ष है 2025-26 का उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण। तो देखिए, उत्तराखंड का जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है, ये इस बार का 8वां आर्थिक सर्वेक्षण था, जिसे अर्थ एवं सांख्य निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक के विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियां और मार्च 2026 तक के प्रस्तावित कार्यक्रमों और योजनाओं का विवरण इसमें शामिल किया गया है। तो दिसंबर 2025 तक के तो एक्चुअल जो अचीवमेंट है वो दी गई है और मार्च 2026 तक का जो प्रस्तावित है वो यहाँ पर दी गई है, क्योंकि उस बीच ये बनता है। यहाँ पर जानते हैं कि राज्य गठन के समय से लेकर अब तक की जो आर्थिक प्रगति हुई है, तो यहाँ पर प्रमुख संकेतक दिए गए हैं 2001-2 राज्य गठन के समय से लेकर और वर्तमान स्थिति 2025-26। अर्थव्यवस्था का आकार, जो इकोनॉमिक साइज है, इकोनॉमी जो साइज है 2001-2 में था 14,501 करोड़ रुपए, लगभग 14,500 करोड़। तो यहाँ पर लगभग की बात करेंगे और वर्तमान स्थिति की बात करें तो 3,81,000 करोड़, लगभग 26 गुना की वृद्धि हुई है। तो 2001-2 से आज की स्थिति में उत्तराखंड का जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो 26 गुना बढ़ चुका है, 26 गुना इसमें वृद्धि हो गई है। कुल बजट अनुमान, जो बजट एस्टिमेट है 4,500 करोड़, लगभग 4,500 करोड़ था गठन के समय और 1,01,000 करोड़ हो चुका है वर्तमान स्थिति, अर्थात 2025-26। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2025-26 की बात हो रही है। जो बजट इस बार का 2026-27 का है वो आगामी वित्तीय वर्ष का है और वो तो 1,10,000 के लगभग है। तो यहाँ पर जो बजट दिया गया है ये कब की है? वर्तमान स्थिति जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2025-26 के लिए कहा गया है। गरीबी का प्रतिशत 32.70%, लगभग 33% गरीबी थी 2001-2 में और 7% के लगभग गरीबी है 2025-26 में। रोजगार हेतु श्रम बल 45% था राज्य गठन के समय और इस समय है 60%। राज्य गठन के समय जो जीएसडीपी है, इसमें सेकेंडरी सेक्टर अर्थात उद्योग और विनिर्माण की हिस्सेदारी 21% थी, जो आज हो चुकी है 39, लगभग 40%। तो अब 40% हो चुकी है और उस समय थी 21%। राज्य में सेवा क्षेत्र की 50% हिस्सेदारी है।
आज 50% हिस्सेदारी है सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र की। नवीनतम अनुमानों के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2.74 लाख अनुमानित है, जो राष्ट्रीय औसत और हमारे पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और हमारे साथ जो निर्मित राज्य थे झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सबसे ही अधिक है। राज्य की विकास दर के बारे में बात करते हैं। राज्य की विकास दर 2025-26 में राज्य विकास दर का अनुमान था 7.23% और वहीं देश की थी 7.4%। 2024-25 में जो पिछला था विकास दर आंकी गई थी 6.44% और देश की थी 6.5%। तो देखिए 2025-26 ये क्या है, विकास दर का अनुमान है, और 2024-25 में ये आंकी गई थी 6.44। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका अनुमान अर्थात जो राज्य की आय होती है जीडीपी, प्रचलित भावों पर वर्ष 2025-26 में 381,000 करोड़ और देश की थी 357 लाख करोड़ रुपए, और प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में 347,000 करोड़ उत्तराखंड की थी और देश की थी 330 लाख करोड़। स्थिर भावों पर की अगर बात करें, जब हम बात करें स्थिर भावों की, तो उसके लिए एक आधार वर्ष लिया जाता है, जो कि आधार वर्ष लिया जा रहा है अभी 2011-12। तो बेस ईयर है 2011-12, और स्थिर भावों पर जब आधार वर्ष लेते हैं तो 2025-26 में 231,000 करोड़ और देश की है 201 लाख करोड़ रुपए। और स्थिर भावों पर 2024-25 में जब आधार वर्ष क्या लिए 2011-12, तो अभी आधार वर्ष 2011-12 ही लिया जा रहा है, तो 215,000 करोड़ रुपए और देश की थी 187 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 में मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन की अनुमानित वृद्धि, जो एस्टिमेट ग्रोथ है क्षेत्रवार सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो सेक्टर वाइज यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वित्त सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस, इसकी जो अनुमानित वृद्धि दर है एस्टिमेट 16.414%, लगभग 16%। मत्स्य पालन लगभग 13%, 12.78%। लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं 12.22% और रेलवे में 9.18%। तो ये है सेक्टर वाइज। परिवहन एवं संचार सेवाएं ये है 8.13%। निर्माण उद्योग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 7.27% और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग 7.03%, लगभग 7%। राज्य आय एवं लोक वित्त स्टेट रेवेन्यू एंड पब्लिक फाइनेंस, कुल राज्य प्राप्तियां जो टोटल स्टेट रिसिप्ट है वो वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान में है 60,552.90 करोड़, लगभग 60,500 करोड़। और वर्ष 2024-25 के ये है रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट अर्थात संशोधित अनुमान या पुनरीक्षित अनुमान, इसे कहते हैं। रिवाइज एस्टिमेट है 2024-25 का 54,626, लगभग 54,000 करोड़। इसकी जो वृद्धि दर है 10.84%, तो वृद्धि दर है 10.84%। तो ये आपको नोट रखना है, जो यहाँ पर परसेंटेज है वृद्धि दर कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्व प्राप्तियों में करों से जो कुल प्राप्त आय है 2025-26 में 36,000, लगभग 36,000 करोड़ रुपए, और 2024-25 में फिर ये है एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट ये है 31,900, लगभग 32,000 करोड़, और ये वृद्धि दर होती है 13.06%। तो जो राजस्व प्राप्ति में जो करों से कुल आय है उसमें वृद्धि हुई है 13.06% की। राज्य के करेतर राजस्व अर्थात नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है, करेतर मतलब कर के इतर, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2025-26 का जो अनुमान है 4,873, लगभग 4,900 करोड़, और 2024-25 में है लगभग 4,100 या 4,200 करोड़। इसमें वृद्धि दर हो जाती है लगभग 16.74%। केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है, जो केंद्र की तरफ से पैसा आता है, जो राज्य का हिस्सा होता है 2025-26 में था, 2025-26 में है 13,637 करोड़, और 2024-25 में था लगभग 12,300 करोड़ रुपये। स्वयं के कर राजस्व, राज्य को स्वयं के कर राजस्व के मद में वर्ष 2025-26 में 2025-26 की तुलना में वर्ष 2024-25 में जो पुनरीक्षित अनुमान है अर्थात रिवाइज एस्टिमेट है, ये आया इसकी अपेक्षा 2,889, लगभग 2,000
900 करोड़ की अधिक प्राप्ति इसमें अनुमानित की गई है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट से लगभग 14.73% अधिक है। ये है स्वयं के कर राजस्व से। कर संग्रह में वृद्धि की बात करें तो 2000 से 2001 इस सत्र में 233 करोड़ रुपए थे और 2024-25 तक ये है 11,862 करोड़ रुपए। लगभग जो वृद्धि हुई है 51 गुना 51 टाइम्स हुई थी। वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक कुल राजस्व संग्रह हो चुका है 9,179.80 करोड़ रुपए। तो ये है दिसंबर 2025 में इतना हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, जो वृद्धि दर है वो 51 गुना हो गई है 2000 राज्य गठन से अभी तक कर संग्रह में जो वृद्धि हुई है। जीएसटी की परिधि से बाहर रखी गई वस्तुओं पर जो अर्जित राजस्व है, देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें जीएसटी के बाहर रखा जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, एटीएफ, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, शराब। इन चीज़ों को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा जाता है। तो इसमें जो दिसंबर 2024 तक जो प्राप्त राशि है 1,940 करोड़ रुपए और दिसंबर 2025 तक जो अनुमानित प्राप्ति है 1,878 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो अनुमान है जीएसटी कर है 11,212 करोड़ और नॉन जीएसटी कर है 2,501 करोड़। तो 2500 के लगभग नॉन जीएसटी है और जीएसटी है 11,200 करोड़। कुल अनुमानित जो राज्य कर प्राप्ति है जीएसटी प्लस नॉन जीएसटी मिलाकर 13,700 करोड़ हो जाती है। आबकारी विभाग द्वारा राजस्व संग्रह, तो आबकारी विभाग है तो यहाँ पर 2024-25 में 4,357 तो 4,357 करोड़ और 2025-26 में जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य है यह है 5,060 करोड़ और इसके सापेक्ष 31 दिसंबर 2025 तक 3,363 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है आबकारी विभाग में। अब बात करते हैं संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो संरचनात्मक दृष्टि से 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जो कृषि क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है संरचनात्मक दृष्टि से, प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान है 9.59% और वहीं देश का है 18.35%। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 39.95% और देश का है यहाँ पर 25.26%। तो यहाँ पर मैं तुलना भी कर रहा हूँ, देश का भी हो गया और उत्तराखंड का भी हो गया। तृतीयक क्षेत्र है 50.46% और देश का है यहाँ पर 56.39%। तो ये हिस्सेदारी है, ये अर्थव्यवस्था में योगदान हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे आप लगभग रख लीजिए ध्यान, नहीं तो क्योंकि इतना तो याद रहेगा नहीं। 9.59, 39.95। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है 9.59, लगभग 10% आप इसके रख लीजिए। द्वितीयक क्षेत्र 40% और तृतीयक क्षेत्र 50 हो गया। 10, 40 और 50 ये आपको ध्यान रह जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 10%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है उत्तराखंड में 40% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 50%। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का, जो कि 50% से भी अधिक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है पाई चार्ट, जो ऊपर से जो बताई है वही यहाँ पर दिख रही है। अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र ये 10 है, सेकेंडरी यहाँ पर 40 है और टर्सरी जो क्षेत्र है ये आपका 50% है। अब है प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों के जीडीपी के अनुमान तथा वृद्धि दरें। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के जो उपखंड होंगे, देखिए कोई भी क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उनके फिर उपखंड है। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो उपखंड है इनका प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान है ये आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। प्राथमिक क्षेत्र है प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 और वर्ष 2025-26 का यहाँ पर है प्रतिशत। इसके अंदर आ गया कुल मूल्यवर्धन करोड़ रुपए में है और वृद्धि दर प्रतिशत में। तो आपको यहाँ पर एक ये वाला कॉलम को नोट कर लीजिए, इस पे आपको केवल फोकस करना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आ गई कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी एवं लकड़ी बनाना और मत्स्य पालन और खनन तथा उत्खनन, ये 5 चीज़ें आ गई मेनली। ये कृषि का, कृषि में जो वृद्धि दर देखें आप यहाँ पर आप फोकस कीजिए। कृषि में जो वृद्धि दर वो है निगेटिव, माइनस में है, ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है -3 लगभग 4% की निगेटिव दर है ये कृषि क्षेत्र की। और प्रतिशत में अगर बात करें कृषि क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना है 33.33% है।
आप इसको ये समझिए कि देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में है 10%। ठीक है, तो लगभग 10% है। और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कृषि क्षेत्र का यहाँ 33 है। देखिए अगर हमारा उत्तराखंड साल में 100 रुपये कमाता है तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा हो गया है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है, 10%, अर्थात 10 रुपये। और उसमें ये प्राथमिक क्षेत्र की ये उपखंड है। तो अगर हम कृषि की बात करेंगे तो कृषि यहाँ पर 33%, तो लगभग 3 रुपये यहाँ पर कृषि कमा रही है। 3 रुपये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान कृषि कर रही है अगर उत्तराखंड 100 रुपये कमाता है साल का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। पशुपालन में जो वृद्धि दर है 5.41 और यहाँ पर जो हिस्सेदारी है पशुपालन का प्राथमिक क्षेत्र में 27.25। वानिकी एवं लकड़ी बनाना में जो वृद्धि दर हुई है, ये वृद्धि दर है पिछली बार से कितनी वृद्धि हुई है, तो 5.44 वृद्धि हुई है। और योगदान कितना है प्राथमिक क्षेत्र में, 27.04 की हिस्सेदारी है वानिकी एवं लकड़ी बनाना की। मत्स्य पालन 12.78% की वृद्धि हुई है पिछली बार से, और जो हिस्सेदारी है वो है 0.5% के लगभग। खनन और उत्खनन यह है 5% के लगभग की वृद्धि हुई है और हिस्सेदारी है लगभग 12% की। आप इसमें एक चीज नोट कर लीजिए कि जो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो है मत्स्य पालन में। कितनी, 12, लगभग 13% की। लेकिन अगर हम हिस्सेदारी की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में किस उपखंड का हिस्सा है, तो वो है कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा है, 33%। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कई बार क्वेश्चन घूम सकता है कि देखिए 33% यहाँ पर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है, लेकिन वृद्धि दर की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन में जो ग्रोथ रेट है वो है मत्स्य पालन में हुआ है। और कृषि क्षेत्र की जो यहाँ पर वृद्धि दर है वो निगेटिव में है। तो ये भी चीज़ें आपको केवल ध्यान रखनी है। पर कुल प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, जो कुल प्राथमिक क्षेत्र है जो कि योगदान कितना है, 10% है। और जो वृद्धि दर हुई है पिछली बार की तुलना में तो 2.06%, तो 2% के लगभग कुल प्राथमिक क्षेत्र में पिछली बार की तुलना में वृद्धि हुई है। ये प्रतिशत का ये है कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, और टोटल ये आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर 33%, लिव स्टॉक 27 है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 27%, और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर 0.54 और माइनिंग एंड क्वेरिंग 11.67%। ये तो यही है, पाई चार्ट में भी यहाँ पर दिखाया गया है। राज्य अर्थव्यवस्था, द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का द्वितीयक क्षेत्र में योगदान। अब यहाँ पर बात करें, जैसे हमने पहले प्राथमिक क्षेत्र के उपखंड की, तो अब यहाँ पर क्या है, द्वितीयक क्षेत्र के जो अलग अलग उपखंड है, जैसे विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं, और निर्माण, तो ये है द्वितीयक क्षेत्र के उपखंड जो कि औद्योगिक क्षेत्र होता है। और फिर यहाँ पर अभी इसको भी समझाता हूँ आगे आपको। तो देखिए 2025-26 ये वृद्धि दर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इन दोनों पे फोकस करना है मेन। विनिर्माण की जो पिछली बार की तुलना में वृद्धि दर हुई है, जो ग्रोथ रेट है 7.70% है, तो लगभग 8% के लगभग। और जो हिस्सेदारी है विनिर्माण की द्वितीयक क्षेत्र में वो है 65%, लगभग 65%। विद्युत गैस यह है 14.20% की वृद्धि हुई है, और जो हिस्सेदारी है वो है 7.87% की। निर्माण क्षेत्र का जो योगदान है द्वितीय क्षेत्र में 26.45% है, और वृद्धि हुई है 7.27%। अब आप इसमें देखिए कि ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा किसका है, तो ग्रोथ रेट आपको दिखेगा विद्युत गैस जो दूसरा है, इसकी ग्रोथ रेट है 14%। लेकिन हिस्सेदारी है विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है द्वितीयक क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर जो टोटल जो योग होता है, टोटल जो योग है द्वितीयक क्षेत्र का, अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये दो चीज़ें क्या रखी है, तो जो टोटल योग आ गया द्वितीयक क्षेत्र का, ये इन तीन को मिला के आ गया 100%। और पिछली बार की तुलना में जो ग्रोथ रेट हुई है द्वितीयक क्षेत्र में 8.0, लगभग 8% की। अब आप इसमें देख रहे होंगे एक चीज़, औद्योगिक क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र का फिर यहाँ पर दिख रहा है वृद्धि दर है 7.98, लगभग 8% ही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। जब हम अर्थशास्त्र इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में खनन और उत्खनन, जो हमने इससे पहले देखा, खनन और उत्खनन, ये था प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, तो ये खनन और उत्खनन आता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब हम किसी भी राज्य की औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो हम द्वितीयक क्षेत्र में
खनन और उत्खनन, इसे प्राथमिक क्षेत्र के खनन और उत्खनन को जोड़ देते हैं। तो अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी जो सेक्टर है, प्लस खनन और उत्खनन जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो अगर हम द्वितीयक क्षेत्र में खनन और उत्खनन को ऐड कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र। तो उसमें सारा उद्योग आ चुका है, सारा औद्योगिक क्षेत्र आ गया है, क्योंकि ये खनन और उत्खनन भी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो जब हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। और तब जो औद्योगिक क्षेत्र में जो पिछली बार की तुलना में जो वृद्धि दर हुई है वो हो रखी है 7.98%, लगभग 8% है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका पाई चार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग 65.68 और ये इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई 7.87% और कंस्ट्रक्शन 26.45%। अब है राज्य अर्थव्यवस्था, तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का तृतीयक क्षेत्र में योगदान। तो तृतीयक क्षेत्र में आ गया परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं हैं, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह है, वित्तीय सेवाएं हैं, स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं हो गई, लोक प्रशासन हो गया और कुछ अन्य सेवाएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वृद्धि दर की बात करें तो परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 9.69 लगभग 10% की वृद्धि हुई है और इसका योगदान तृतीय क्षेत्र में है 18%। व्यापार, होटल और जलपान गृह में 10.22% की वृद्धि हुई है और 37% का योगदान है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह है 37% का योगदान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का तृतीयक क्षेत्र में। वित्तीय सेवाओं में वृद्धि हुई है 11% और 8% का योगदान है। स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाओं, इसमें वृद्धि हुई है लगभग 14% और लगभग 13% का इसका योगदान है। लोक प्रशासन का 13% की वृद्धि हुई है और लगभग 8 या 9% का योगदान है और अन्य सेवाओं में 11.73% की वृद्धि हुई है और 15% की तरफ लगभग योगदान है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वो किस में है, तो आप देख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है, वो है इस चौथे पॉइंट में। इसमें लगभग 14% की वृद्धि दर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान है, जो योगदान कर रहा है वो कर रहा है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, लगभग 37% का ये योगदान कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पाई चार्ट हो गया 37.2 पॉइंट, 18.16, 7.93, 12.84, 8.8 और अदर सर्विस आ गए 14.94%। यह है तृतीयक क्षेत्र के उपखंडों का तृतीयक क्षेत्र में जो योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP, जो कि राज्य की कुल आय होती है। वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड का जो GSDP है प्रचलित भाव पर अनुमानित है 3,81,889 करोड़ रुपए, जबकि पिछले वर्ष 24-25 में जो संशोधित GSDP था 3,47,981 करोड़ रुपए था। टोटल अगर इस प्रकार हम देखें जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है, 9.74% की ग्रोथ रेट रही है। ये भी आपको नोट करना है कि GSDP में जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है, 9.74% की। तृतीयक जो अब है, तृतीयक नहीं, क्षेत्रीय योगदान, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे GDP में, अभी तक हमने क्या है संरचनात्मक रूप में देखा कि प्राइमरी का कितना था, सेकेंडरी सेक्टर का कितना था और तृतीयक सेक्टर का कितना था। अब हम ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा है विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है 26.24% का योगदान है GDP में। व्यापार, होटल, जलपान गृह 18.80% का योगदान होता है। निर्माण क्षेत्र जो कंस्ट्रक्शन है इसका है यहाँ पर 10.57, 10.5% का योगदान है। परिवहन, भंडारण, संचार कितना है, 10% का योगदान इसका भी है GDP में। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं 2011-12 से दिखाया गया है और 2025-26 में आप देख सकते हैं AE लिखा है, इसका मतलब है एडवांस एस्टिमेट अर्थात अग्रिम अनुमान है ये। 2024-25 में PE लिखा है अर्थात प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है, ये अनुमानित अनुमान है। और यहाँ पे 2023-24 में लिखा है RE अर्थात रिवाइज एस्टिमेट अर्थात संशोधित अनुमान या पुनरीक्षित अनुमान। आप देख सकते हैं 2025-26 में 3,81,000, 2024-25 में 3,47,000 और 2023-24 में 3,14,000। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय, अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, पर कैपिटा इनकम। तो 2025-26 राज्य में प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान है
2,73,921 ये प्रति व्यक्ति आए हैं 2025-26 में। और देश की बात करें तो 2,19,575 रुपया। 2024-25 में कितनी थी? 2,50,736 रुपये और देश की थी 2,05,324 रुपये। इस प्रकार अगर हम देखें तो राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि हुई है वह है 9.25%। तो ये वृद्धि आपको नोट करके रखना है, 9.25%। और देश की है 6.9%, लगभग 7% की वृद्धि रही है पर कैपिटा इनकम में। अब बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था की। बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। बैंक शाखाएं वर्ष 2025-26 में तो कितनी बैंक ब्रांच है? ये जो डेटा है यह है 30 सितंबर 2025 तक का, तो लगभग इसी टाइम का डेटा देता है। अगर आप पिछली बार कभी उठाओगे तो वो 30 सितंबर 2024 का होगा, इससे पिछली बार उठाओगे तो 30 सितंबर 2023 का होगा। तो जो ये डेटा होता है ये अपडेटेड होता है 30 दिसंबर 2025 के लगभग का। तो कुल बैंक शाखाएं हैं उत्तराखंड में 2,622 शाखाएं हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 46% है, लगभग 1,203 शाखाएं हैं। अर्ध शहरी क्षेत्र में लगभग 24%, 626 शाखाएं हैं। शहरी क्षेत्र में 30%, लगभग 793 शाखाएं हैं। और सबसे ज़्यादा जो शाखाएं वो देहरादून में है 651 और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में 56 शाखाएं। आप देख सकते हैं जो टोटल ब्रांच है वह 2,622, ग्रामीण में 46% है, सेमी अर्बन एरिया में 24% और अर्बन एरिया में है 30%। सबसे ज़्यादा शाखाएं कहाँ हैं? देहरादून में 651 और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में केवल 56। सार्वजनिक और निजी बैंक की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनकी कुल शाखाएं हैं 1,435 शाखाएं हैं कुल। इसमें एसबीआई की है 444 शाखाएं, तो सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं एसबीआई की। पीएनबी की है 296 शाखाएं और बैंक ऑफ बड़ौदा की है 138 शाखाएं। निजी क्षेत्र की बैंक की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनकी कुल शाखाएं हैं 511। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की शाखाएं कितनी हैं? 511 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नगर निकाय की अगर बात करते हैं तो शहरी स्थानीय निकायों की संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2001 का आंकड़ा है, 2011 का है और 2025-26 का है। तो शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 2001 में थी 63, 11 में हुई 72 और आज है 108। नगर निगम की संख्या 2001 में 1 थी, फिर 6 हुई और आज है 11। नगर पालिका परिषद की संख्या आज 46 है। नगर पंचायत की संख्या है आज 51 है 2025-26 में। छावनी परिषद की संख्या बिल्कुल सेम रही है हर बार, 2001 से लेकर आज तक 9 की 9 ही है। कुल जनसंख्या में जो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है 2001 में था 21.72%, 2011 में था 26.55% और इस बार 2025-26 में है लगभग 37%। आप देख सकते हैं कि शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो शहरीकरण हो रहा है। विकास प्राधिकरणों की संख्या है 5 थी 2001 में, 2011 में 5 थी, लेकिन आज 2025-26 में 14 हो गई है। विनियमित क्षेत्रों की संख्या 2001 में थी 21, 2011 में 21 और आज ये शून्य हो चुकी है, अब नहीं है कोई। क्यों नहीं है? क्योंकि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण घोषित होने के कारण विनियमित क्षेत्र समाप्त हो गए हैं। अन्य आवास एवं विकास परिषद की संख्या 1 है। 2001 में 1 थी, 2011 में 1 थी और 2025-26 में भी 1 ही है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर पालिका परिषद नंदप्रयाग एवं किच्छा की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सिरोली कला जो कि है उधम सिंह नगर जिले में, तो इसका गठन किया गया है। तो नगर पालिका परिषद सिरोली कला का गठन किया गया है 2025-26 के सत्र में, जो कि उधम सिंह नगर में है। और नंदप्रयाग एवं किच्छा जो नगर पालिका परिषद थी इनका सीमाओं का परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों में ईज ऐप इसके माध्यम से मानचित्र स्वीकृति, पत्रावली संचालन और शुल्क भुगतान का कार्य 100% ऑनलाइन किया जा रहा है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को ईज ऐप पोर्टल के शानदार संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 और 2024 में बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल, तो बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल से इसे सम्मानित किया जा चुका है। ईज ऐप जो पोर्टल है ये भी आपको नोट रखना है। अब बात करते हैं प्राइज इंडेक्स। प्राइज इंडेक्स की बात करें तो देखिए जो प्राइज इंडेक्स होता है मूल्य सूचकांक,
ये दो अवधियां, दो टाइम पीरियड या दो स्थानों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमत होती है, इसमें अंतर को दर्शाता है। किसी भी दो टाइम पीरियड, आज से 10 साल पहले और आज की बात करें, या दो स्थानों जैसे उत्तराखंड और किसी दूसरे स्टेट की, तो इनको आप बोल देंगे मूल्य सूचकांक, कीमतों का जो अंतर होता है। तो दो टाइम की यहाँ पर बात होती है। इसका प्रयोग मूल्य परिवर्तन, प्राइस चेंज और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अर्थात जो महंगाई दर होती है, इसको मापने के लिए किया जाता है। सरकार पहले एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज बनाती है, एक टोकरी बनाती है जिनका उपभोग आमतौर पर लोग करते हैं। कुछ वस्तुओं की एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज बनाती है और तुलना के लिए एक बेस ईयर तय किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में जो बेस ईयर है 2011-12 है और उत्तराखंड का बेस ईयर है 2017-18। मूल्य सूचकांक के लिए उत्तराखंड का बेस ईयर दोस्तों कितना है? 2017-18, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो देश का है वर्तमान में भारत का 2011-12 ही है। देखिए बेस ईयर की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए माना आप बाजार जाते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। आप गए बाजार, आपने वहां से 1000 रुपए का सामान लेके आए, घर में आप आए और माँ जी बोलती है कि भाई साहब बहुत महंगाई हो गई, हमारे टाइम पे तो ये 500 रुपए में आ जाता था और अब ये 1000 रुपए में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि माँ जी के टाइम से और हमारे टाइम महंगाई बढ़ चुकी है। जो सामान उस समय 500 का आता था वो आज कितना का हो चुका है? 1000 रुपए का हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलना किससे की गई है? माँ जी ने अपने टाइम की से तुलना की, जब वो बचपन में थी, जब वो 500 रुपये का सामान लेती थी और वही सामान आपको 1000 रुपये का आज मिल रहा है। तो जो वो उनका समय था वही बेस ईयर है, क्योंकि तुलना करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होगा ना। तो वही ये वर्तमान में 2011-12 का समय लिया जा रहा है कि इससे तुलना की जाती है कि आज कितना परिवर्तन हुआ है। कोई भी सामान है उसके मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है वो आपका तो 2011-12 बेस ईयर हो गया और उतना कितना परिवर्तन हो वो उसकी महंगाई हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मुद्रास्फीति एवं मूल्य सूचकांक, जो इन्फ्लेशन एंड प्राइस इंडेक्स, इसमें जो सूचकांक है, इंडेक्स है, पहला है थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसकी जो संकलनकर्ता जो संस्था है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें आता है संयुक्त ग्रामीण और शहरी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO इसको जारी करता है, इसका संकलन करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। और तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो CPI है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक, श्रमिक, कृषि मजदूर और ग्रामीण मजदूर इसके अंतर्गत आते हैं। और इसे लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो इसे संकलन करता है, इसका है श्रम ब्यूरो। उत्तराखंड राज्य का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अपना स्वयं का CPI तैयार किया जा रहा है। आधार वर्ष क्या लिया जा रहा है? 2017-18, जो मैं पहले बात कर चुका है। कुल चयनित जो बाजार है, इसमें 74 बाजार है, इसमें 74 बाजारों का चयनित किया गया है, जिसमें 34 ग्रामीण बाजार हैं और 40 नगरीय बाजार इसमें शामिल है। जो नंबर ऑफ आइटम्स है, वस्तुओं की जो संख्या है, मैंने बोला था ना, एक टोकरी लिया जाता है, उसमें कमोडिटीज जो भी सामान होता है उसको रखा जाता है। मूल्य निर्धारण के लिए नगरीय बाजारों से 190 वस्तुएं और ग्रामीण बाजारों से 192 वस्तुएं इसमें शामिल की गई है। तो 190 वस्तुएं कहाँ से? नगरीय बाजारों से, और ग्रामीण से ज़्यादा है 192 वस्तुएं, दो का अंतर है। CPI तैयार करने के लिए उप समूह और उनके जो वेटेज है, तो 6 उप समूह में बांटा गया है। जब हम CPI की गणना करते हैं तो 6 उप समूह में बांटा गया है और उनका वेटेज निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पर पहला है जो अन्य वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विस हो गई, 37% इसका वेटेज है। खाद्य और पेय पदार्थ का वेटेज है 36%। आवास है, हाउसिंग का वेटेज है 8.84, लगभग 9%। मादक पदार्थ और तंबाकू लगभग 8%। ईंधन एवं प्रकाश लगभग 6.5%। वस्त्र एवं जूते चप्पल लगभग 3% के लगभग इसका वेटेज है। तो इस तरह से ये 6 उप समूह हैं CPI को तैयार करने के लिए। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, इसे नीति आयोग द्वारा SDGs इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग जारी की जाती है। उत्तराखंड की रैंकिंग की बात करें तो 2018 में थी 10वीं रैंक, 2019 में थी 9वीं रैंक, 2020-21 में चौथी रैंक थी और 2023-24 में पहली रैंक आई। केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से पहली रैंक में थे 2023-24 में। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं जो SDGs है, SDG परफॉर्मेंस है, स्कोर रैंक किसकी, जो उत्तराखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करें। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम बने हुए हैं। 2022-23 यहाँ पर स्कोर है और यहाँ पर इसका रैंक है। 2023-24 का यहाँ पर स्कोर है और यहाँ पर 23-24 की रैंक है। 2024-25 का स्कोर और रैंक कुल मिलाकर यहाँ पर हम फोकस करते हैं 2024-25 में कि फर्स्ट कौन है। देखिए यहाँ पर ये है टेबल, फर्स्ट है ये, देखिए पहली रैंक किसकी है, रुद्रप्रयाग की। तो पहली रैंक 2024-25 में है रुद्रप्रयाग की, और इससे पहले 2024-25 में पहली रैंक है और स्कोर कितना है, 78 है। इससे पहले 2023-24 में रैंक कितनी थी रुद्रप्रयाग की, तो 8वीं रैंक थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब 2024-25 में जो दूसरी रैंक में कौन है, तो 2024-25 में दूसरी रैंक पे भी दो है, एक है उत्तरकाशी, एक तो हो गया उत्तरकाशी और दूसरा हो गया चमोली, ये आपकी दूसरी रैंक में। आप देख सकते हैं उत्तरकाशी दूसरी रैंक पे इस बार है और इससे पिछली बार ये तीसरी रैंक पे था और उससे पहले भी तीसरी रैंक पे था। तो तीसरी रैंक और दूसरी रैंक पे अब आ गया है। और जो चमोली है इससे पहले ये 9वीं रैंक पे था। 2023-24 में SDG रैंकिंग में इसका जो रैंक था वो था 9 और इस बार 2024-25 में है दूसरी रैंक। इसके बाद दूसरे तीसरे स्थान पे तो ये लगा दोनों आगे, अब है चौथे स्थान पर। चौथे स्थान की बात करें तो नैनीताल में, नैनीताल इससे पहले स्थान पर था 2023-24 में भी और 2022-23 में भी पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार 2024-25 की रैंकिंग में घटकर ये चौथे स्थान पर चला गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड @2025 आदर्श चंपावत, ये जो मुख्य उद्देश्य है इसका, अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में चंपावत को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करना। ग्रामीण आजीविका सुधार हेतु यूकोस्ट द्वारा ग्राम सभा सिमटी में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। तो टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर की स्थापना कहाँ, ग्राम सभा सिमटी में। तो ग्राम सभा सिमटी में यूकोस्ट द्वारा ग्राम सभा खर्क कार्की में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये भी आपको नोट रखना है, खर्क कार्की कहाँ, ये चंपावत में। आदर्श चंपावत उत्तराखंड आदर्श चंपावत के अंतर्गत इन केंद्रों पर महिलाओं एवं किसानों को जूट बैग एपण जो स्थानीय कला होती है, हौजरी और मधुमक्खी पालन का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024-25। तो वर्तमान में राज्य में संचालित होम स्टे योजना एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत केवल 1 करोड़ तक की परियोजनाओं पर अधिकतम 33% या लगभग 33% अर्थात 33 लाख का सब्सिडी दिया जा रहा है। किसके तहत, 1 करोड़ तक की परियोजनाओं पर। योजना का उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के निवेश वाली पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार सृजन करना। एलिजिबिलिटी क्या है, ये योजना केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों उद्यमियों के लिए है, जो कि यहाँ के स्थायी निवासी हैं। निवेश सीमा रखी गई है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के मध्य। भूमि की शर्त है क्यों कि इसमें क्या है, पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए या पट्टे की भूमि होना अनिवार्य है और नई इकाइयों की स्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति इसमें की जाएगी। वर्ष 2025 में चारधाम तथा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले कुल श्रद्धालुओं का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो केदारनाथ में आए हैं 2025 में 17.68 लाख श्रद्धालु, बद्रीनाथ में 16 लगभग 16.5 लाख, गंगोत्री में है 7.5 लाख, यमुनोत्री में है 6.5 लाख और हेमकुंड साहिब में 2.74 लाख। तो कुल मिलाकर 51 लाख श्रद्धालु आए हैं 2025 में चारधाम और श्री हेमकुंड साहिब को मिलाकर। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए हम एक और पार्ट लेकर आएंगे आर्थिक सर्वेक्षण का, फिर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा एक और वीडियो भी आएगी उसके बाद, जिसमें हम केवल MCQ कराएंगे। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के जो इंपॉर्टेंट MCQ होंगे, तो उसमें हम एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे इसके लिए। दोस्तों अगर आप जरधारी क्लासेस की जो करंट अफेयर की ई बुक है, जो कि वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम जो कि 17 मई 2026 को होने वाला है, तो इसके लिए एक करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है जरधारी क्लासेस की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपकी उपलब्ध है, जिसमें आपको उत्तराखंड बजट 2026-27, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, वन रिपोर्ट,
प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, आर्थिक प्रदर्शिया, प्रमुख ऐप, नियुक्तियां, वन लाइनर, वर्तमान में कौन क्या और उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये सभी इसमें दिए जाएंगे। और ये इसमें जो डेटा है ये है जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक, तो लगभग आपका 1.5 साल का एक करंट अफेयर है जो कि आने वाले एग्जाम वीडियो पटवारी लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में jardhari-classes.in। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं jardhari-classes.in तो वहाँ पर विजिट कीजिए और आपको वहाँ पर जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। तो आपको जिस भी भाषा में चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लिंक है मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कमेंट में पिन भी कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से आप कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में चले जाएंगे और इस ई बुक को ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।